हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम इस चैप्टर का अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा, इसको हमें बनाना है। तो CO2 में से पहले हमारा है कार्बन। तो पहले देखते हैं हम कि कार्बन की परमाणु संख्या हो गया 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि इसके पास एक है हमारा K, दूसरा है L और तीसरा है M। तो K को अपने इलेक्ट्रॉनिक कोष को भरने के लिए चाहिए परमाणु 2 और L को चाहिए 8। तो यहाँ पे 4 ही है और M क्यों तो कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया। तो इसके पास भी आधा ही पेट है, आधा ही बचा है। इसके पास भी 4 है, इसके उसको 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 4 ही है, जिसको इसका पूरा हो गया क्योंकि इसको 2 ही चाहिए। तो अब देखते हैं हम अगला है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा K में 2 और L में चला जाएगा 6। इसको 8 चाहिए लेकिन 6 ही रहेगा, M के पास तो कुछ मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमारा पहला है कार्बन, जिसके पास है हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है। इसके बाहरी में है, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 6 है, तो इसके पास 4 ही है। और ऑक्सीजन जो है इसके पास है 6, 1 2 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन के पास भी है 2 2 4 2 6। तो कार्बन को भी चाहिए 8 और इसको भी 8 8 चाहिए अपने एल कोष को भरने के लिए। इसके पास 6 है, इसके पास भी 6, इसके पास तो 4 ही है। तो ये जो है इसके पास 4 है, तो ये इससे भी 2 ले लेगा और इससे भी 2 लेगा। तो इसके पास 4 ऑलरेडी था और 2 2 ले लेगा, तो हो गया 8। तो सी का के कोष जो है वो भर गया, इससे 2 ले लिया। तो यहाँ पे ऐसे घेरा बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे इससे भी 2 इससे भी 2, और इसका घेरा हम ऐसे यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास है 2 4 2 6, तो इससे ये 2 ले लेगा, इससे 2 ले लिया कार्बन से। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 2 8। तो इसके पास भी 8 हो गया, ये भी यहाँ 2 ले लेगा। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गया, ये ऑक्सीजन के भी पास 8 हो गया और कार्बन के पास भी 8 हो गया। तो एल को चाहिए था हमारा इलेक्ट्रॉन कितना 8, तो इसके पास भी एल कोष में जो है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, इसके पास भी हो गया, इसके पास भी हो गया। तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ऑक्सीजन बराबर हो गया कार्बन का, ये तीनों हो गया बराबर, क्योंकि बराबर ये जो इसका था वो तीनों में बराबर हो गया। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के 8 अणु की इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इसका फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। में संकेत दिया हुआ है सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। सल्फर की परमाणु संख्या क्या होता है 16 होता है। तो अब देखें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। तो ये में चला जाएगा 2, एल का इस एल में 8 और एम में 6 चला जाएगा। तो अब देखते हैं हम सल्फर का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें के तो इसका पूरा हो गया है, एल कोष भी पूरा हो गया है, एम कोष में 6 है। तो एम कोष को कितना चाहिए, एम कोष को हमें इसको भरना है, तो इसके लिए हमें इससे परमाणु लेना पड़ेगा। एम कोष को भरने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हमारा मिल गया है एक संकेत में कि सल्फर के 8 अणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे, 8 को एस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब में हम परमाणु देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 4 2 6। तो सब में हम देंगे इलेक्ट्रॉन 6 6। तो अब इसको कितना चाहिए 4 चाहिए, तो 2 4 2 6 पहले से है 2 और चाहिए 10। तो हमारा एम कुछ भरेगा, तो एस जो है वो इससे ले लेगा 4, इससे 2, इससे 2
4 लेगा, तो इससे 4, इससे 4, इससे 4, इससे 4, इससे तो 4 ले लिया, तो अब ये हो गया m कोस पूरा। तो ऐसे बन गया हमारा परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ हम देखते हैं 5 एटम ये कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो पेंटेन के 3 संरचनात्मक समानवयी संभव है। तो पहला हमारा C है 5, तो सबसे पहले हम C में 5 डालेंगे, 2 3 4 5, तो C हो गया हमारा 5। और H हमारा 12, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो दूसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, तो इसमें चला गया 1 H, इसमें 1 H, इसमें 1 H, इसमें भी 1 H 1 H 1 H, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखते हैं हम तीसरा। तो इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें C मतलब कि कार्बन चाहिए 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और इसमें हाइड्रोजन चाहिए 12 को, तो इसमें 3 ले लेगा, इसमें भी वन में भी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो कुल मिला के हमारा हो गया 12। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि समयावता वह परिघटना जिसमें एक अणुसूत्र वाले एक से अधिक यौगिक पाए जाते हैं जिनके गुण धर्म सामान्यतः भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला हो गया हमारा श्रृंखलन, दूसरा हो गया चतुसंयोजकता। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखलन हो जाएगा कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा है हमारा चतुसंयोजकता। तो चतुसंयोजकता क्या होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। इसे ही चतुसंयोजकता कहते हैं। तब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10 है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दी गई है। तो हमारा C है 5, तो 1 2 3 4 5 इसके पास है, इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 होता है, तो इसमें हो जाएगा 2 2 4, में भी 2 और 2 4, सब में 4 हो गया। अब इसको और कितना चाहिए, 4 और चाहिए। तो और हाइड्रोजन है यहाँ पे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे है 10 कुल मिला के। तो हाइड्रोजन भी 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा, तो सब में एक एक हम डाल देंगे। तो हमें चाहिए इसके लिए पहला कार्बन जो हमारा है, इसके लिए हमें चाहिए 8, तो एक यहाँ से ले लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम यहाँ पे घेरा कर देंगे। तो एक लिखा ये हाइड्रोजन से एक, ये हाइड्रोजन से एक, ये कार्बन से और ये एक कार्बन से। इसके पास 4 ऑलरेडी था, तो कुल मिला के हो गया 8। और इसको अपने के को भरने के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ से एक ले लेगा, यहाँ पे हो गया हमारा 2, और फिर ये यहाँ से एक ले लेगा, तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ से ले लेगा तो यहाँ भी 2 हो गया। तो इसका बस के को सी भरेगा,
तो ये ले लिया यहाँ से, तो इसका 2 पूरा हो गया, एक था इसके पास और एक ले लिया, तो ये हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन के पास हमारा 4 था और एक ये हाइड्रोजन से गया इससे, और ये एक कार्बन से और ये एक कार्बन से, तो ये भी हो गया हमारा कुल मिला के 8। तो इसका भी एल्कोस भर गया, कोस पूरा हो गया। ये कार्बन के पास भी 4 था और 4 ले लिया, एक ये कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से, तो इसका हो गया पूरा। और ये कार्बन से क्या, एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन से, और इसको भी चाहिए 8, तो 4 ऑलरेडी है इसके पास और एक ले ली, और कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से, तो इसका भी एल्कोस पूरा हो गया, और इसका भी एल्कोस पूरा हो गया, 4 था और 2 इससे और 2 इससे ले ली, तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ हमारा C5 है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिखेंगे, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, से H10 है तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो पहला है हमारा एथेनोइक अम्ल, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटेनोन, और चौथा है हेक्सेनेल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय संभव है? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है फॉर्मूला CH3COOH, तो इसमें C है हमारा 2, तो कार्बन हमारा 2 है, और इसमें हमारा हाइड्रोजन है 3, तो 3 और यहाँ पे एक 4, तो इसके पास जाएगा एक इससे के एक इसके, और यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे OH है दोनों मिला के, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 गए, यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ हमारा हो गया। देखते हैं नेक्स्ट में था हमारा, दूसरा क्वेश्चन में था ब्रोमोपेंटेन, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया CH3 CH2 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 और Br। उसमें C हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और हाइड्रोजन हमारा कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, तो यहाँ पे Br हो गया। ये हो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, तो ब्यूटेनॉन, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, और इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 वो है, तो 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा हेक्सेनेल, तो इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 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 CHO। में कार्बन है हमारा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 वो कार्बन लिखेंगे हम, और हाइड्रोजन कितना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे एक है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर डबल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ब्रोमोपेंटेन के अनेक संरचनात्मक समन्वय संभव है, इनमें से 3 संरचनात्मक समन्वय दिए हुए हैं। पहला हमारा CH3 CH2 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 Br, एक ब्रोमोपेंटेन हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया Br, तो यहाँ Br हो गया, और यहाँ तो हो गया ब्रोमोपेंटेन। दूसरा हमारा, तीसरा था हमारा ये है दूसरा, तो CH3 CH2 CH2 CH और CH3, यहाँ हो गया Br, तो क्या ब्रोमोपेंटेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो पहला हमारा CH3 CH2 और Br, और यहाँ हमारा C है, और यहाँ पे 2 H है हाइड्रोजन, यहाँ पे O ऑक्सीजन है, 2 2 4 अब है 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन है, 2 4 2 6 2 8 9 वो 10 वो हमारा हाइड्रोजन है। तो पहला वाला जो नाम है इसका हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन में था इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन।
इसका आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं। पहला का नाम है ब्रोमोपेंटेन, दूसरे का नाम है मेथिनेन, मेथिनल, और लास्ट वाला जिसका नाम है हेक्सेन। यह तीनों का नाम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो चलो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। यह है CH3 CH2 और OH और प्लस क्षारीय जो है KMnO4 दोनों अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CH3COOH, जो कि यहाँ हमारा हो रहा है ऑक्सीकारक अभिक्रिया। तो चूंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन होता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2HC, यहाँ पे 3 को बराबर हो गया, CH प्लस O2, ये बराबर हो गया CO2 पर 4 है, यहाँ पे प्लस H2O प्लस उष्मा। अब इसको यहाँ पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। तो जब एथाइन का दहन वायु की उपस्थिति में किया जाता है तो यह कजली ज्वाला उत्पन्न करता है। यह वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने के कारण होता है, जबकि यदि एथाइन का दहन ऑक्सीजन में किया जाता है तो यह संपूर्ण दहन के कारण तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के साथ एक स्वच्छ लौ देता है। वेल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च ऊष्मा उत्पन्न करने के उद्देश्य से एथाइन का पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उनकी अभिक्रिया के आधार पर अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच अंतर कर सकते हैं। अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में से CO2 गैस उत्सर्जित करने के लिए अभिक्रिया करता है, जो चूर्ण का पानी को दुधिया करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं दूसरी ओर अल्कोहल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है या हाइड्रोजन को अलग करने में सहायक होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है। इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग कर हम यह बता सकते हैं कि पानी की कोई जल कठोर है अथवा नहीं, संभव है, असंभव है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, जिसे जल रागी तथा जल विरागी कहते हैं। इसके सहायता से तेल के मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। इस मिसेल को हटाने के लिए कपड़ों को रगड़ना आवश्यक होता है।
तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 सहसंयोजक आबंध हैं, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में हमारा है 7 सहसंयोजक आबंध हैं। तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें क्या होता है? 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड या कीटोन है, अल्कोहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। ब्यूटेन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक क्या है? कीटोन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बता समझाइए। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा है कार्बन है 2 गो, तो पहला कार्बन दूसरा हमारा Cl है। सॉरी, यहाँ पहला हमारा कार्बन 1 है, यहाँ पे हमारा Cl है। तो कार्बन हो गया 1 और इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और Cl के पास है हमारा 2 4 2 6 1 7 गो। इसको 1 चाहिए, इसको 4 चाहिए और इसको 2 चाहिए अपने, इसको चाहिए अपने एल को भरने के लिए, इसको भी एल को उसको भरने के लिए, इसको ए को। तो ये 2 ले लेगा, ये कार्बन से, यहाँ भी ये कार्बन से, यहाँ पे कार्बन से, और ये भी कार्बन से ही। इसके पास 2 2 कोष भर गया, इसके पास जो 7 था और ये यहाँ से ले लिया तो 8 हो गया, और ये भी ले लिया, इससे 1, इससे और इसके 1, तो इसमें 4 5 था और 4 ऑलरेडी हो गया, तो 8 हो गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संरचना 4 होती है। इसके 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ तथा 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करते हैं। कार्बन तथा क्लोरीन के अणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध होते हैं, लेकिन क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन तथा क्लोरीन के आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने बोला है। पहला बोला है हमारा एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल का हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसका, एक हो गया हमारे यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 गो। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास हमारा, यहाँ हमारा है ऑक्सीजन के पास है 2 2 4 2 6 वो है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 4, और इसको भी 4, इसको भी, इसको 2 चाहिए अपने केक उसको भरने के लिए। तो इससे ये 2 ले लेगा, इससे ये 2 1 ले लेगा कार्बन से, और ये ले लेगा हाइड्रोजन और एक यहाँ पे कार्बन से, और ये ले लेगा एक ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन से, यहाँ पे कार्बन से, और ये ले लेगा एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। इसके पास 6 था, 2 ले लिया तो 8 हो गया। तो देखते हैं H2S का, इसके पास तो ऑलरेडी 1 है, तो एक और चाहिए, तो ये है, इससे ले लेगा S से, सल्फर से, इसके पास 2 हो गया, यहाँ पे वही करेगा, एक था, एक ले लिया, इसके पास है 2 4 2 6 गो, तो ये दोनों के पास ले लिया तो हो गया 8 गो। तो देखते हैं अगला प्रोपेनॉन, इसके पास है कार्बन 1 2 3 गो, और हाइड्रोजन है 2 2 4,
6 गो, 3 और 3 6 गो। तो इसके पास है हमारा कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये कार्बन से ले लेगा एक, यहाँ पे कार्बन से ले गया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया कार्बन से, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। ऑक्सीजन के पास 6 है तो ये 2 से कार्बन से ले लेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन से ले लिया। और कार्बन के पास जो है 4 है तो ये 2 ऑक्सीजन से ले लिया और हाइड्रोजन से ले लिया एक एक, और यहाँ पे वही किया, हाइड्रोजन से ले लिया और तीनों और एक कार्बन से। देखते हैं F2 मतलब 2 F है। इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है, तो ये इसके पास पूर्ण है। एल्कोस तो इसके पास पूर्ण है, इसके पास भी पूर्ण है। ओ नो, इसके पास तो 8 है, तो इसको 2 और चाहिए अपने एन, ये एम को उसको भरने के लिए, तो ये 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, तो ये हो गया पूर्ण हमारा। तो कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संरचना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसके एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ तथा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करते हैं। कार्बन तथा क्लोरीन के अणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध होता है, लेकिन क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन तथा क्लोरीन के आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताइए, समझाइए। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एकीन, एल्कीन की समजातीय श्रेणी है। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला हो गया CH4 3CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। तो यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर यौगिकों के बीच CH2 इकाई का अंतर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल को कैसे अंतर करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल एक विशेष गंध के साथ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉइक अम्ल का गलनांक बिंदु 17 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि यह कमरे के तापमान से कम है, इसलिए शीत के दिनों में यह जम जाता है। साथ ही एथेनॉइक अम्ल की गंध सिरके की तरह होती है। और दूसरा है हमारा एथेनॉल का कार्बोनेट धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट धातु कार्बोनेट धातु से विक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है C2CH3 COOH प्लस Na2CO3, विक्रिया किया तो बना CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनॉइड का तथा जल बनाता है। इसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH, दोनों अभिक्रिया किया तो बना NaOH और NaOH, दोनों अभिक्रिया किया तो बना CH3COONA प्लस H2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जल रागी तथा दूसरा सिरा जल विरागी होता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा कपड़े को साबुन के विलयंस में डाला जाता है, तो तेलीय धूल के कण हाइड्रोकार्बन भाग से जल तथा जल के अणु आयनिक भाग से जुड़ जाते हैं। अब ये सभी
साबुन के अणुओं के आयनिक ऋणात्मक भाग बाहर की ओर तथा हाइड्रोकार्बन भाग भीतर की ओर व्यवस्थित होकर मिसेल बनाते हैं। ये कोलाइड के रूप में रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता है क्योंकि साबुन की तरह इनकी प्रकृति ध्रुवीय नहीं होती। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन एवं उसके यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने का प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिकों का उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलतम प्रज्वलन तापमान होता है तथा इन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। साबुन के अणु कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के साथ विक्रिया कर अवक्षेपण का निर्माण करते हैं। यह अवक्षेपन जल के ऊपर सफेद परत के रूप में तैयार रहता है। यह परत अघुलनशील पदार्थ स्कम कहलाता है। स्कम के निर्माण के कारण साबुन कठोर पानी में अपनी सफाई की प्रवृत्ति खो देता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है इसलिए लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि नीला रंग पत्र नीला ही रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच रासायनिक विक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कम करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की एक अतिरिक्त विक्रिया है। उदाहरण के लिए जब एथेन को निकेल उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है तो यह एथेन तक कम हो जाता है। देखते हैं औद्योगिक उपयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में एल्कीनों से एल्केन तथा साइक्लो एल्केन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वनस्पति में तेलों से वनस्पति घी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण C3H6 तथा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्खन एवं खाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए परीक्षण बताएं। तो मक्खन में असंतृप्त वसा होता है, अतः यह हाइड्रोजनीकरण नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर खाना पकाने वाले तेल में असंतृप्त वसा होती है, इसलिए यह असंतृप्त वसा में हाइड्रोजनीकरण हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जब साबुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को
इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के लिए कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेल या मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी में घोलने में मदद करता है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं, प्रोपेनॉन हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा दिखाया गया है कि ये हमारा पानी है, यहाँ पे कपड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पानी और ये कपड़े हैं, तो जब पानी में कपड़े साफ किए जाते हैं तो चिकनाई अथवा मेल ये बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिसेल का निर्माण होता है। ये है जल विरागी, यह जल विरागी सिरा, और यह है जल रागी सिरा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।